आइए उज्जैन के बारे में जरा चर्चा करूं। हमारे उज्जैन के राजा महाकाल ने और उनके राज में इतनी पोल बन गई है कि जिनको गिनना मुश्किल है। और उस पोल में ही जनता घूम रही है, प्रशासन घूम रहा है, शासन घूम रहा है और हर प्रकार की व्यवस्था घूम रही है। ठीक है, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्या किया जाए यहाँ पर? अब गंदे पानी को लेकर आज एक हमने या महापौर नगर निगम ने इनके ने है ना सबके नाटक देखे। किए जाओ यार, खूब नाटक करो, इतने नाटक करो कि हद से ज़्यादा। सबसे पहले एक बात बता दो कि 2025 में आपने पेयजल टंकियों की कितनी बार साफ सफाई करवाई थी? नियम क्या कहता है कि हर 3 महीने में एक बार सफाई होना चाहिए। आपने कितनी बार सफाई करवाई कि ये बता दीजिए। आपके नगर निगम के जो पानी के टैंकर है उनकी कब कब सफाई की जरा ये भी बता दीजिए। उनकी क्या हालत है ये भी बता दीजिए। और कितने TDS का पानी आप सप्लाई कर रहे हैं ये भी आप हमें बता दीजिए। दूसरी बात, आप जो पेयजल के रूप में क्षिप्रा का, गंभीर का, नर्मदा का और अन्य तालाबों का कितना पानी ले रहा है ये भी हमें बता दीजिए। कोई बताने को तैयार नहीं और नहीं बताएंगे। किस प्रकार का यहाँ पर जल शोधन होता है ये भी कोई नहीं बताएगा। मत बताओ भाई, राज आपका है, शासन आपका है। अरे राज करना है करो, पर जनता को भ्रमित तो मत करो, जनता को तकलीफ तो मत दो, जनता के साथ झूठ तो मत बोलो। बोलते रहो भाई, अब तुम क्या कर सकते हैं। झूठ के आधारित जिनकी संस्कृति हो, झूठ ही जिनका चरित्र हो, झूठ का ही जो सेवन करते हो, झूठ में ही उठते हैं, झूठ में ही सोते हैं, तो हमसे सच की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। उज्जैन का पतन हो रहा है, वहाँ पतन हो रहा है। यहाँ पर एक प्रदूषण बोर्ड भी है, उसको ही नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है। जलवायु ध्वनि प्रदूषण कितना चरम पर है नहीं पता। उसने तो एक फिक्स आंकड़ा कर रखा है कि अरे AQI इतनी बता दो बस हो गया, और कहीं पर कुछ भी हो रहा है कोई ध्यान मत दो, चलने दो। क्षिप्रा की क्या हालत है आप देख रहे हैं, किसी से छिपी नहीं है। हम तो उसको कहते हैं ना कि क्षिप्रा को इन लोगों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने एक प्रदूषित पानी की डबरी बना दिया और सतत प्रवाहमान करने का जो नाटक कर रहे हैं ना वो तो कभी संभव है ही नहीं। पेयजल की समस्या हर साल उठती है, किंतु उसका स्थायी समाधान करना महापाप समझ लें। कोई कह रहा है नया बांध बनाओ वो करोड़ों का, कोई वो कह रहा हो। अरे भैया, इतने सारे नाटक बंद करने की बजाय आप एक काम करो, गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा करवा दो। 200 साल तक उज्जैन की शहर को, जनता को पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम जानते हैं। अब आइए यहाँ पर उज्जैन की यातायात व्यवस्था अराजकता चरम पर है। अब तो यहाँ पर पैदल यात्रा करना भी मुश्किल है, पैदल चलना कठिन हो गया। यहाँ तो हर चीज कठिन हो गई है, जिंदगी जीना कठिन हो गया। यहाँ किसी को चिंता नहीं, यातायात पुलिस को चिंता नहीं, पुलिस प्रशासन को चिंता नहीं, प्रशासन को चिंता नहीं, नागरिक है ना जो है चलते रहेंगे। और फिर मेरा ख्याल है जहाँ तक प्रशासन पुलिस ने ऐसी धारणा बना रखी है कि उज्जैन की जो जनता है ना वो इंसान नहीं है, वो तो जानवर है। उनको चाहे जैसे हकालोगे ना वैसे हकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं। और सच भी बात नहीं, अरे इतनी भयंकर त्रासदी के खिलाफ भी कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं, सड़क पर उतरने को तैयार नहीं। अब इससे ज़्यादा तो और क्या बात हो सकती है। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और जिनका समाधान भी बहुत मुश्किल ही लग रहा है। तो आज को थोड़े समाचारों की भी चर्चा कर। तेलंगाना से यात्रियों की एक तूफान आई थी, उसमें यात्री थे, एक वो उनकी गाड़ी खड़े ट्रक में घुस गई, 2 लोगों की मौत हो गई।
अनेक घायल हुए, सबका उपचार जारी है। हादसा होता है तो और ये हादसा हमारी लापरवाही के कारण ही होता है। और सड़क हादसे तो उज्जैन में कभी रुकेंगे नहीं, हर तरफ सड़क हादसे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, जाने जाती है जाने दो। अरे यदि इंसान मरता तो सोचते। अब तो जो प्रशासन ने, पुलिस ने, जो ये सब है ना, जनता को जानवर ही समझ, तो जानवरों के मरने पर कौन श्रद्धांजलि देता है, कौन उनकी परवाह करता है, कौन उनकी बात सोचता है। ठीक है, इसलिए जो ये हो रहा है ना, ये अच्छा होता है। अब नशे का व्यापार चरम पर है, सब तरफ से हर प्रकार का नशा हो रहा है। आज एक नशे शराबी ने, वो अपने घर गया नशे में, पत्नी से झगड़ा किया, बच्चों से झगड़ा किया, और न जाने क्या उसको सवार रही, उसकी आत्मा जागी तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, अपने आप को ही सजा दे दी, खुद को सजा दे दी। ये भी एक बड़ी घटना हुई है। महापौर जी ने और उनके जो साथियों ने जिस किस प्रकार की नाटक नौटंकी की ना, उसका भी हमें पता, हम पहले भी स्पष्ट वर्णन दे चुके हैं, और भी क्या दे देंगे। क्या दिक्कत है, किसी को कुछ अंतर नहीं पड़ना। उनको तो अपना प्रचार करना है, सत्तावादी प्रचार करना है, करिए, कीजिए, खूब कीजिए भाई। ये जनता है ना, हर चीज़ को जानती है, समझती है। चलिए, अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात सामने आ रही कि यहाँ पर ये पीएचई नगर निगम के अंतर्गत है, और पीएचई नगर निगम से संभल नहीं रही है, हाथ भी ऊंचे नहीं कर रही है नगर निगम, कुछ नहीं कर रही है। अब तो जनता है ना, हमारे उज्जैन की नहीं, इंदौर की, अनेक अन्य जिलों की जनता साफ कह रही है कि जो पीएचई, जो लोक स्वास्थ्य विभाग है ना, वो नगरीय निकाय को सौंपा गया है, वो समाप्त कर दीजिए, अलग से ही विभाग बना लेने दीजिए, ताकि जवाबदेही तय हो सके। देखते हैं प्रशासन क्या निर्णय लेता है। न जाने किसी प्रकार के उल जल तुगलकी निर्णय हो जाते हैं और उनकी सजा जनता को भुगतना पड़ती है। भुगतेंगे भाई। और आप, अब तो मैं साफ कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप शहर में जो पेयजल का प्रदाय कर रहा है ना, प्रदाय करने के पूर्व यह सूचना अवश्य जारी करें कि ये इतने टीडीएस का पानी सप्लाई किया जा रहा है, और आप कुछ भी ले लोगे, हमने कुछ जनता बिल के लिए हम मीटर भी बांटना है, हम खुद चेक करेंगे, तो आपकी झूठ पकड़ा जाएगी। अब आप तो झूठ में मत बोलिए, और सही सही और सच सच जनता को बताइए मामला जो भी है। अब यहाँ जो सीवरेज लाइन है ना, ये पाइपलाइन के ऊपर डालना है, वो गलत है, उसके नीचे डालिए, जो भी होगा। अब यहाँ पर हम बात बताते हैं, हमारे यहाँ की जो पाइपलाइन है ना, छोटी और बड़ी दो पाइप लाइन है जिनसे पेयजल सप्लाई होता था। अब ये कब डली थी, कितने साल पुरानी है, इसका भी कुछ पता नहीं। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि मेरी आयु खुद की 83 साल है, मैं देख रहा हूँ तो मेरे जन्म से कितने पूर्व समय ये पाइपलाइन डली हुई थी। इसका ज़रा विवरण दीजिए, कहाँ कहाँ पाइपलाइन सड़ गई है, कहाँ कहाँ लीकेज है। ये हमारे यहाँ के किसी अफसर को पता नहीं। परंतु मैं एक विशेष सूचना दे दूँ कि पीएचई के एक सेवानिवृत्त कर्मी है त्रिवेदी जी। अब कहाँ रहते हैं इसका भी पता पीएचई से लग जाएगा। उन्हें पूरे उज्जैन की जो पाइपलाइन है ना, छोटी और बड़ी, उनका पूरा संज्ञान है कि कहाँ पर लीकेज है, कहाँ पर क्या है, कि कहाँ पे किस प्रकार की कमी है। तो नगर निगम और प्रशासन पीएचई के अफसरों से पूछ के त्रिवेदी जी से सलाह ले, उनको कुछ प्रभाव दे कि भैया आप यहाँ पर सुधार कर दीजिए, उनके जो बताए हुए जहाँ जहाँ वे बताते हैं वहाँ पर करके लाइन ठीक कर दीजिए। अब आप नहीं कर सके, नए अफसर तो कुछ करेंगे नहीं। हमें जैसे ही पता लगा तो हमने कहा कि प्रशासन को सूचना देना बहुत जरूरी है, और हमने सूचना दे दी है। अब देखते नगर निगम और प्रशासन त्रिवेदी को खोजता है, कब उनसे सलाह लेता है, कब उन्हें जवाबदारी देता है, ये भी है मामला उजागर। अब एक तो यहाँ पर ये शहर है ना, घटनाएं होती रहती है, सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा। जनता भी है ना, यथा स्थितिवादी है, सब कुछ सहती रहेगी। परंतु आज एक बहुत बड़ी
विचित्र बात मेरे सामने आई। शतायु पत्रकार हैं और वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, श्री प्रेम नारायण जी नागर। वे वर्तमान के देश के प्रदेश के और शहर के परिवेश से खुश नहीं। और अब तो शायद उन्होंने एक जो पत्र दिया है ना कि अंतिम यात्रा व्यवस्था पत्र उन्होंने जारी किया। मुझे भी एक वो प्रति मिली है, मैंने उसको बड़ा गंभीरता से पढ़ा। तो वह है ना यहाँ पर बड़ी आत्मग्लानि प्रस्तुत करना है यहाँ पर कि अरे हमने क्या सपना सजाया था और हम ये क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब उनकी जो जीवन जीने की इच्छा थी ना वो शायद समाप्त होती नजर आ रही है। उन्होंने अपने अंतिम विदाई का एक प्रारूप प्रस्तुत कर दिया। ये तो श्रम की बात है, प्रशासन के लिए, शासन के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए, ठीक है। उन्होंने अपने उसमें एक बहुत बड़ी मार्मिक बात कि जो मेरी अंतिम यात्रा, मेरी अंतिम विदाई हो ना, तो मेरे वहाँ घर में एक बॉक्स में खादी का तिरंगा रखा हुआ था। मेरी अंतिम यात्रा में वो तिरंगा जरूर लगा देना। ये सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति और क्या होगी। एक पत्रकार की भी वेदना है, पत्रकार की भी इच्छा है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भी इच्छा है। और उसी के साथ साथ नागर जी ने अनेक बातें कही। ये पगड़ी रस्म बंद करना, कोई ये जो शोक सभा करते हैं ये बंद करना, अन्य प्रकार के दूसरे सभी नाटक बंद करना, कोई नाटक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सब मिलकर मुझे जब मेरा अंतिम विदाई देने आएंगे ना, सब देने आएंगे, मैं सबको नमन करता हूँ, अग्नि नमन कर रहा हूँ कि जो मुझे विदा करने आएंगे ना, मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, अभी से आभारित हूँ, अग्रिम आभारित हूँ। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और शायद मेरा ख्याल है नागर जी का यही संदेश है कि आप मेरे विश्राम स्थल तक तो सब मेरे साथ देने आएंगे, निश्चय ही आएंगे और अवश्य आएंगे। तो मैं सबका आभार मानता हूँ। बस हम इस स्थल से अकेले ही जाएंगे। तो ये एक जो वो उत्पीड़न, आत्मवेदना लेकर प्रेम नारायण जी जाकर हमसे दूर होंगे ना, ये भी हमारे लिए सोचने की बात है। परंतु ऐसा महान कार्य बिरले ही करते हैं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जनता के प्रति समर्पित है, सच्चे अध्यात्म के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, जो कोई पाखंड में विश्वास नहीं रखते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं, जीवन की जो सच्ची राहें होती है उनमें विश्वास करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व की अपनी अंतिम विदाई का भी प्रारूप प्रस्तुत कर देता है। तो हम प्रेम नारायण जी नागर को दीर्घायु होने की तो हम प्रार्थना करते हैं और वे दीर्घायु हों, हमें संदेश देते रहे, आशीष देते रहें, हमें मार्गदर्शन देते रहें। परंतु जब वो खुद ही नहीं चाहेंगे कि नहीं अब मेरा यहाँ पर जीवन जीना सार्थक नहीं है, तो मैं अंतिम और अंतरिक्ष की यात्रा पर चला जाऊँगा, आप तो मुझे विदाई देने आएंगे, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। हम प्रेम नारायण जी नागर को नमन करते। उन्होंने एक नया अध्याय भी शुरू किया, नई बात भी की, नई चेतना भी दी हम सबको। हमें बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पर ये जो बेदर्दी लोग हैं ना, ये क्या जाने, जो पाखंडी क्या जाने, उन्मादी क्या जाने, जिन्हें राष्ट्र से सरोकार नहीं वो क्या जाने, जिन्हें सनातन धर्म से सरोकार नहीं, जिन्हें राष्ट्रवाद से सरोकार नहीं, जो अपने स्वार्थ में ही डूबे हुए हैं, जिन्होंने कुकृत्य किए जा रहे हैं, वो प्रेम नारायण नागर जी के इस पत्र के मर्म को क्या समझेंगे। चले जो भी हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। हम तो प्रेम नारायण नागर जी को नमन करते ही हैं और करते ही रहेंगे। 18 तारीख को हम उनका भव्य सम्मान भी करेंगे, ये भी हमने निर्णय कर लिया है। ठीक है ना। जो आज आपको एक अति रोचक समाचारों के साथ हमने अपनी प्रस्तुति दी है, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।